जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत पांडे, श्री सुंदरम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे द्वारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय एवं इसका जिलेवार अध्ययन कराया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2025 का एग्जामिनेशन हो, साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी चाहे फॉरेस्ट मेंस लिया जा रहा हो, ठीक है ना, जो भी एग्जाम ले रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें संपूर्ण आपको यहाँ पे कवरेज मिलेगा। मेरे द्वारा एक एक चीज कवर की जाएगी, ठीक है। मैं आज आपको सामान्य परिचय का अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद ही हम जिले वाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम समय को देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सामान्य परिचय में कि जैसा कि नाम है मध्य प्रदेश, जैसा कि क्या नाम है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश याद रखिएगा पूरे भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य में स्थित है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से में है। प्रायद्वीपीय पठार की समझे बात को। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भाग, और ये क्या है? पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा। तो इसका मतलब ये वाले बेल्ट में पूरा क्या है? मध्य प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से में। इसका मतलब ये भी प्रायद्वीपीय पठार के भाग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। मतलब प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी हिस्से के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत के मध्य में स्थित होने का कारण इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है, याद रखिएगा। तो अब आपको आगे की ओर ले चलते हैं। इसका अन्य नाम अगर देखा जाए, संक्षिप्त नाम देखा जाए, अन्य नाम हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, क्योंकि यहां पे नदियां बहुत सारी प्रवाहित होती हैं। नदियों का मायका, इसे टाइगर स्टेट के भी नाम से भी जाना जाता है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या क्या नाम है? हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। प्लस इसे याद रखना है, भेड़िया स्टेट, वोल्फ स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे भेड़िया भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। भेड़िया स्टेट, ठीक है। और याद रखना इसे लेपर्ड स्टेट, मतलब तेंदुआ स्टेट के भी नाम से जाना जाता है। कौन से? तेंदुआ स्टेट। प्लस यहां पे मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनजाति पाई जाती है, जिसके कारण इसे जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति प्रदेश। कितने परसेंट लगभग पाई जाती है? 21%। और याद रखना पूरे भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, इस कारण इसे वनों का स्टेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों का स्टेट, वनों का राज्य, ठीक है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना। तो क्या क्या मैंने बताया? हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, भेड़िया स्टेट, वोल्फ स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा भेड़िया पाए जाते हैं। तेंदुआ स्टेट, याद रखिए, जनजाति प्रदेश और वनों का राज्य भी कहा जाता है। और याद रखना लगभग 60% तेंदुपत्ता भी यहां पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए तेंदुपत्ता राज्य भी बोला जाता है। तेंदुपत्ता राज्य भी बोला जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना। तो क्या क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट, भेड़िया स्टेट, तेंदुआ स्टेट, जनजाति प्रदेश, क्योंकि यहां पे जनजाति ज्यादा निवास करती है, वनों का राज्य और तेंदुपत्ता राज्य के नाम से जाना जाता है। और पूरे मध्य प्रदेश में जो पन्ना है उसमें हीरा सर्वाधिक पाया जाता है। तो याद रखना हीरा में एकाधिकार है मध्य प्रदेश का, तो हीरा स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हीरा स्टेट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। अब हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं, समझे पॉइंट को।
समझे बात को। देखें यहाँ पे ये क्या, इसकी कौन कौन से राज्य से सीमा लगती है इसको थोड़ा देख लेते हैं सामान्य रूप से। इधर किससे लगती है? राजस्थान से। इधर किससे लगती है? राजस्थान से। इधर देखा जाए उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और इधर देखा जाए अपन, यहां पे देखें इस वाले बॉर्डर को, ये वाला पूरा बॉर्डर छत्तीसगढ़ का लगता है, छत्तीसगढ़ का लगता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और इधर यहां पे किसका लगता है? महाराष्ट्र का लगता है, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। और यहां पे किसकी सीमा लगती है? गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात, गुजरात। ये भी पॉइंट आपको, तो किन किन स्टेटों से इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की? इधर राजस्थान से लगती है, इधर उत्तर प्रदेश से लगती है, और पश्चिम में गुजरात से लग रही है, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ से लगती है। ये भी याद रखना है। ठीक है, ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखना। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लगती है, तो इसका जवाब आएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, क्या पॉइंट मैंने बोला? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो याद रखना राजस्थान से सर्वाधिक सीमा लगती है। किससे लगती है? राजस्थान से। लेकिन अगर आपसे पूछे जिलों की दृष्टि से सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, क्या मैंने बोला शब्द? दो पॉइंट ध्यान रखना, जिलों की दृष्टि से मैं बोला हूं। तो जिलों की दृष्टि से याद रखना, जिलों की दृष्टि से याद रखना यूपी से लगती है, जिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। याद रहेगा क्या? ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से सीमा लगेगी, जिलों की दृष्टि से यूपी से लगेगी। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखना, जो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है टोटल 30, 82, 52, ये याद रखना। जैसे मोबाइल नंबर सबका याद रखते हैं आप लोग, उसी तरह इसको भी याद रखिएगा। 30, 82, 52, 308252 याद रखिएगा। कितना क्षेत्रफल है? 308252। ठीक है, 308252 याद रहेगा क्या? ठीक ना। अब ध्यान रखना, इसमें एक किरार घाटी विवादित क्षेत्र है। ये वाला छत्तीसगढ़ का यहां पे अमरकंटक वाला क्षेत्र है, यहां पे लगभग 7 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। ये कौन सा विवादित क्षेत्र है? ये आता है अचानक मार के समीप आता है। कहां पे? अमरकंटक वाला क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो वहां पे 7 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है, किरार घाटी। याद रहेगा क्या? किरार घाटी। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किरार घाटी। अब देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरार घाटी किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो लगभग कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो हमने क्या क्या देखे अभी, एक बार थोड़ा दिमाग में रखें। जब ये 7 किलोमीटर विवादित है तो इसका मतलब कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का? अगर ये विवादित है तो 30, 82, 45 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल है? 30, 82, 45 किलोमीटर। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है ना, इन चीजों को आपको पॉइंट को दिमाग में रखना है। अब देखें, आगे अपन बढ़ते हैं तो ये देखेंगे कि इनमें सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो गुजरात से लगती है, 2 राज्यों की सबसे कम सीमा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सबसे कम सीमा। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़े अपन। अब हम देखते हैं यहां के कुछ
प्रतीक चिन्ह भी देखेंगे और यहाँ के राजकीय पशु क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। देखें, अब देखिए यहाँ पे राजकीय पशु देखते हैं। राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है, याद रखिएगा बारहसिंघा। क्या है, बारहसिंघा। बारहसिंघा याद रखिएगा। रेंडियर, क्या है, रेंडियर, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब याद रखना बारहसिंघा जो है ये ब्रेडरी प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी, याद रखिएगा ब्रेडरी प्रजाति का है। ठीक है, कौन सी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है, ध्यान रखिएगा। इसी को बोलते हैं सडवरी, सडवरी प्रजाति, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब याद रखना ये जो बारहसिंघा है इसे दलदली मृग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दलदली हिरण। क्यों बोला जाता है, ये भारत की मुख्यतः तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है ना, भारत के मुख्यतः तराई क्षेत्र में। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। कहां पाया जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। अब देखो इसका वैज्ञानिक नाम अपन याद रखेंगे, क्या है इसका, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, बारहसिंह। समझिए बात को, इसके पास कितने सींग हैं, 12 सींग है। और 12 सींग है तो ये क्या, इसके पास आप जाओगे तो ये रूठ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो इसके पास जाओगे तो रूठ जाएगा। रूठ से याद रखना रूसना, तो रूसवर्ष दुबासेली, रूसवर्ष दुबासेली। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। तो क्या मैंने बोला कि राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा, ब्रेडरी प्रजाति या सडवरी प्रजाति का है, याद रखिएगा। और इसे दलदली हिरण या कान्हा के दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रूसवर्ष दुबासेली। क्या नाम है, रूसवर्ष दुबासेली, याद रखिएगा। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये जो बरसिंघा है इसका मस्कट है, समझ रहे हैं ना। बारहसिंघा ये कान्हा किसली का क्या है, मस्कट है। ठीक है, इस चीज को। और इसका मस्कट किसने डिजाइन किया था, रोहन चक्रवर्ती ने, रोहन चक्रवर्ती, ये याद रखिएगा। किसने डिजाइन किया था, रोहन चक्रवर्ती ने डिजाइन किया था। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। चलें आगे, तो राजकीय पशु याद रखिएगा, ये सारी चीज याद रखना है। अब देखें, अपन देखते हैं यहां पे राजकीय मछली देखते हैं। राजकीय मछली, राजकीय मछली क्या है, याद रखिएगा। तो राजकीय मछली क्या है, महासीर। क्या है, महासीर, याद रखिएगा। ठीक है, महासीर है। क्या है, महासीर, याद रखिएगा। राजकीय मछली क्या है, महासीर। अब याद रखिएगा जैसे ये मछली है, अब इस मछली को कैसे लोग पका के खाएंगे, तोड़ तोड़ के पका के खाएंगे, बीच से ऐसे तोड़ देंगे। तो याद रखना इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर टोर प्यूटिटोरा। क्या है नाम, वैज्ञानिक नाम, टोर टोर प्यूटिटोरा, याद रखिएगा। टोर टोर प्यूटिटोरा।
याद रहेगा क्या? कैसे याद रखेंगे भाई? ये मछली है, बड़ी है मछली, और इसको कैसे पका के खाएंगे? अब पका के खाएंगे तो बीच से तोड़ के खाएंगे। तो याद रखना टोर टोर प्यूटी टोरा, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज, मछली क्या है? बड़ी है। मछली क्या है? बड़ी है, याद रखिएगा। तो याद रखना इसका प्रजनन केंद्र कहाँ? ये मुख्य रूप से मछली कहाँ पाई जाती है? नर्मदा में, क्योंकि महासीर, ऐसे याद रखो कि महान है ये मछली, महान है, और महान है तो कहाँ पाई जाएगी? नर्मदा नदी में ही पाई जाएगी। तो याद रखना ये किस नदी में पाई जाती है? नर्मदा नदी में। कहाँ पे? नर्मदा नदी में। याद रहेगा क्या? नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी में इसका प्रजनन केंद्र भी है। क्या है? इसका प्रजनन केंद्र भी है। प्रजनन केंद्र कहाँ है? अब ये क्या है? मछली बड़ी बड़ी है, बड़वाह खरगोन में है। कहाँ पे है? बड़वाह खरगोन। याद रहेगा क्या? बड़वाह खरगोन, खंडवा मत कर देना, खरगोन। याद रहेगा क्या? क्या क्या मैंने बताया? अच्छे से ध्यान रखना। राजकीय मछली महासीर है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम टोर टोर प्यूटी टोरा, वैज्ञानिक नाम टोर टोर प्यूटी टोरा, और ये मुख्य रूप से नर्मदा नदी में पाई जाती है, और प्रजनन केंद्र कहाँ? बड़वाह खरगोन में है, ठीक है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आगे चलते हैं अपन। राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य दोनों देखते हैं साथ में। राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य दोनों देखते हैं साथ में। नृत्य और राजकीय नाट्य, ठीक है। राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य दोनों देखते हैं साथ में, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो राजकीय नृत्य में अगर देखा जाए, राजकीय नृत्य में अगर देखा जाए तो राजकीय नृत्य क्या है? राई। और राजकीय नाट्य क्या है? माच। कैसे याद रखेंगे? समझें बात को। अब ये बताइए, आपने राई देखी है कि नहीं देखी है? कैसे याद रखेंगे? जैसे ये राई है, समझिए ये क्या है? राई, खेतों में वो उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा, राई है। अब राई को आप ऐसे छोड़ देंगे तो राई ऐसे, मान लीजिए आपने किसी बर्तन में रखा है, राई को ऐसे छोड़ दिए तो राई कैसे इधर उधर नाचने लगेगी। देखे हैं ना, आप छोड़ देंगे तो राई इधर उधर डांस करने लगेगी। तो याद रखना राजकीय नृत्य क्या है? राई। राजकीय नृत्य क्या है? राई। और लोग माच में बैठ के नाटक करते हैं। कैसे याद रखोगे? लोग जो हैं माच में बैठकर नाटक, ये माच है, ये माच है। अब बढ़िया, एक भाई यहाँ पे बैठे हैं, एक भाई यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे नाटक चालू है इनका। तो राई, राजकीय नाट्य क्या है? माच। याद रखिएगा, राजकीय नाट्य क्या है? माच, और राजकीय नृत्य क्या है? राई। याद रहेगा क्या? ये याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पे, ये माच के मेन, याद रखना, अभी एक कलाकार हैं ओम प्रकाश शर्मा, इनको क्या मिला है? पद्म श्री। ओम प्रकाश शर्मा है, ये अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, इनको क्या मिला है? पद्मश्री। माच के लिए मिला है, और ये कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। कहाँ से हैं? उज्जैन से। दूसरी चीज, ये जो माच है, याद रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है ये माच। माच के बारे में याद रखना, इसका उद्भव कहाँ माना जाता है? उज्जैन ही माना जाता है। कहाँ उद्भव? उज्जैन, ध्यान रखिएगा। और माच के जनक कौन है? एक तरह के देखा जाए, बाल मुकुंद जी हैं। जनक कौन है? बाल मुकुंद। याद रहेगा क्या? तो क्या क्या मैंने बताया? माच याद रखना, राजकीय नाट्य, लोग माच में बैठकर नाटक करते रहते हैं। उद्भव कहाँ? उज्जैन में हुआ। ओम प्रकाश शर्मा इसके कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री प्राप्त हो चुका है, ठीक है, इनको पद्मश्री प्राप्त हो चुका है। याद रखना, जनक कौन है? बाल मुकुंद। अब राई याद रखना, ये मुख्य रूप से, ये जो हम माच के यहाँ मालवा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ? मालवा अंचल, ध्यान रखिएगा। कहाँ? माँ से माच, माँ से मालवा, ऐसे याद रखो। माँ से माच, माँ से मालवा, याद रहेगा क्या? दूसरी चीज, राई याद रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ? बुंदेलखंड। और याद रखिएगा राम साहब पांडे जी को,
2022 की बात है। कब की बात है? 2022 की बात है। राम सहाय पांडे, ये जो कि किसके कलाकार हैं? राई के कलाकार हैं, सागर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सागर से हैं। और इनको क्या मिला है? पद्मश्री। याद रखिएगा, पद्मश्री। राई कला को समाज के मुख्य धारा, समाज के क्षेत्रों पर ले गए, ये याद रखिएगा। तो पद्मश्री पुरस्कार मिला, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। अब याद रखना, जो राई नृत्य करते हैं इसमें याद रखिएगा दो लोगों का नाम याद रखिएगा। एक होता है पुरुष वर्ग, पुरुष, और एक होता महिला। महिला को क्या कहा जाता है? बेड़नी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महिला को क्या कहा जाता है? बेड़नी। जबकि पुरुष को क्या कहा जाता है? विदूषक। ठीक है, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। तो राजकीय नृत्य राई है, राजकीय नाट्य क्या है? माच है। इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से यहां पे दिमाग में रखने की जरूरत है। सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आगे की ओर चलते हैं, राजकीय वृक्ष देखते हैं। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है? बनियान ट्री, जिसको बोलते हैं बरगद। क्या बोलते हैं? बरगद। याद रखिएगा, राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद, बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री याद रखिएगा। तो राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बरगद का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, फाइकस बेनगैलेसिस। फाइकस बेनगैलेसिस। याद रहेगा क्या? अब कैसे याद रखना, देखो ये है बरगद का पेड़, समझो, याद करो, अभी याद करना है। मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास में ही याद करना है, इस बात को याद रखना। जैसे ये पेड़ है, समझिए ये क्या है? पेड़। ठीक है, इस बात को याद रखिए। ये क्या है? बरगद का पेड़। और ये बरगद का पेड़ काफी भारी भरकम होता है कि नहीं होता? इसकी जड़ें यहाँ 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 काफी जड़। अब ये बरगद का पेड़ है, तो इसे अगर बीच से काट के ले जाएंगे भी, तो मान लीजिए यहाँ से काट दिया इन्होंने, तो भी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, तो इसको सर पे थोड़ी लेके जाएंगे, इसको किसी बैन में लेके जाएंगे। तो बैन से याद रखना, बेनगैलेसिस। याद रहेगा क्या? इसको किस में लेके जाएंगे? बैन में लेके जाएंगे, ना कि सर पे लेके जाएंगे। याद रखिएगा। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेनगैलेसिस। फाइकस बेनगैलेसिस, याद रखिएगा। अब एक पॉइंट आपको रिकॉल कराता हूं, चीजें, एक चीज ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में जितने भी राजकीय पक्षी पशु जो भी है, ये 99% याद रखना कि क्या मैंने बोला? 99%। अभी वो यूनिक चीज याद कराता हूं जो कुछ अलग डेट में राजकीय चिन्ह घोषित हुए, याद रखिएगा। तो 99% याद रखना। 1 नवंबर 1981 को राजकीय पशु, राजकीय पक्षी घोषित हुए हैं। लेकिन नोट याद रखना, 2 नोट याद रखो। जैसे राजकीय खेल याद रखो, अलग से याद करो, फिर उसको आगे बताते हैं। राजकीय खेल मलखंभ है, इसको अलग से बताता हूं अभी, मलखंभ। और राजकीय खेल मलखंभ कब शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा, 2013 में। ठीक है, ये पॉइंट। दूसरी चीज याद रखना, महासीर मछली को कब शामिल किया गया? मछली कब शामिल किया गया? 2011। ठीक है, याद रहेगा क्या? 2011, ये भी याद रखना। कब शामिल किया गया? 2011। मध्य प्रदेश के गान को कब शामिल किया गया? ये भी अलग से याद कर लें। बाकी सारे को लगाना है 1981। अगर इनके अलावा पूछेगा कि ये कब शामिल किए गए, जैसे राजकीय वृक्ष कब शामिल किया गया, ठीक है ना,
तो बता देना है कि 1 नवंबर 1981 को, ये अलग से ये याद रखना, ठीक है ना। राजकीय पक्षी कब शामिल किया गया? 1 नवंबर 1981, ठीक है। राजकीय पशु को कब शामिल किया गया? 1 नवंबर 1981। ये यूनिक बस याद रखिएगा। तो महासीर मछली को कब शामिल किया गया? 2011 में। मध्य प्रदेश का गान कब वो किया गया? मध्य प्रदेश का गान कब गाया गया? 2010-11 को। किसने गाया था? शान ने गाया था, याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो राजकीय खेल याद रखना मलखंभ। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मलखंभ है, ये याद रखना सारी चीज। ये जो मलखंभ अकादमी है, मलखंभ अकादमी, ये कहाँ है? उज्जैन। कहाँ है? उज्जैन, याद रखिएगा। और मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया है? 10 अप्रैल 2013। ठीक है, 10 अप्रैल 2013। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो याद रखिएगा, मलखंभ भी याद रखिएगा, महासीर मछली भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गान भी याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं, यहां पे देखते हैं। अब अपन देखते हैं यहां पे मध्य प्रदेश का पक्षी। क्या नाम है? शाह बुलबुल। ठीक है, इसी को बोलते हैं पैराडाई फ्लाई कैचर। ठीक है, इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना है। तो मध्य प्रदेश का पक्षी शाह बुलबुल, इसी को बोलते हैं दूधराज। क्या बोलते हैं? दूधराज। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो दूधराज, शाह बुलबुल, पैराडाई फ्लाई कैचर। याद रहेगा क्या? शाह बुलबुल, दूधराज, पैराडाइज, फ्लाई कैचर। इस पॉइंट को भी आपको दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश का ये क्या है? राजकीय पक्षी है। ठीक है, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के अपन पक्षी भी देख लिए। मध्य प्रदेश का अब राजकीय पुष्प देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ध्यान रखिएगा, सफेद लिली। और इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना। लिली से, लिली कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो याद रखना लिलियम कैडिनम। वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखना लिलियम कैडिनम। लिलियम कैडिनम। ठीक है, याद रखिएगा लिलियम कैडिनम। याद रहेगा क्या? ये भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लेंगे अपन। इसका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। एक याद रखिए गोला है जिस पे 24 स्तूप बने हुए हैं। क्या बने हैं? बाहर, ये ध्यान रखिएगा। कितने स्तूप बने हैं? 24 स्तूप बने हैं। कितने स्तूप? 24 स्तूप। ध्यान रखिएगा, 24 स्तूप बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना,
इसी के अंदर एक और गोला बना हुआ है जिस पर लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और यहां पे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ, याद रखिएगा। फिर एक गोला है, उसके अंदर याद रखिएगा एक तरफ गेहूं की बालियां हैं, ध्यान रखिएगा, और एक तरफ धान की बालियां हैं, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। एक तरफ गेहूं की बाली, एक तरफ धान की बाली दिखाया गया है। और ये जो गोला है मध्य प्रदेश के विकास की अवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस गोले के अंदर याद रखिएगा, सबसे अंदर वाले गोले में ध्यान रखिएगा अशोक का स्तंभ है, और प्लस यहीं पे बरगद का पेड़ भी है। ध्यान रखेंगे क्या, ये बरगद का पेड़ और अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ है, बरगद का पेड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है, 24 स्तूप हैं, बरगद का पेड़ है, सत्यमेव जयते है, मध्य प्रदेश शासन और अशोक स्तंभ है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे बिंदु आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये चीजें अपन ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अब देखो थोड़ा सा मध्य राजनीतिक परिदृश्य देख लेते हैं थोड़ा सा। राजनैतिक परिदृश्य, राजनैतिक परिदृश्य देख लेते हैं। वैसे भौगोलिक परिदृश्य भी बताऊंगा, लेकिन भौगोलिक परिदृश्य में उसका अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताना है, लेकिन लंबी क्लास हो जाएगी। जब भी मतलब अपन नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, उसमें सारी चीज़ें, क्योंकि अभी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सामान्य परिचय में बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे ध्यान रख लें। राजनीतिक परिदृश्य और भौगोलिक परिदृश्य दोनों देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे और सारी चीज़ें। देखो राजनीतिक परिदृश्य देखें, यहाँ पे ध्यान रखना है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, विधानसभा में याद रखिएगा विधानसभा कितनी सीटें हैं प्रेजेंट में, 230। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो उसके पहले कितना हुआ करती थी, 320, जो कि 90 सीट कहाँ चली गई, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। लोकसभा में याद रखिएगा विभाजन से पूर्व याद रखिए टोटल 40 हुआ करती थी, कितना, 40। लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितनी बची, 29, याद रखिएगा। राज्यसभा सीटें विभाजन से पहले कितनी थी, 16, और अब कितनी बची, 11, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये सामान्य परिचय चल रहा है, लेकिन अपन जिलेवार कल से चालू कर देंगे। ये सामान्य थोड़ा बताना ही था, इसलिए मैंने सामान्य परिचय यहाँ पे ले लिया। सामान्य परिचय में लगभग 2 क्लास लेता हूँ और पूरा डिटेलिंग लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अब सामान्य परिचय के हिसाब से चल रही चीज़ें, थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक जानकारी दी जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखें, इसमें से याद रखना लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, एससी की कितनी सीट आरक्षित है, एसटी की याद रखिएगा 6 सीट आरक्षित है, और एससी की 4। वो कौन कौन सी सीट है, ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी है, याद रखिएगा। 4 कौन कौन सी सीट है आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। ऊटी देवी याद रखें, ऊटी देवी, ऊ से याद रखना उज्जैन, टी से याद रखना टीकमगढ़, दे से याद रखना देवास, और भी से याद रखना भिंड। याद रखेंगे क्या, ऊटी देवी, तो याद उसे उज्जैन,
टी से टीकमगढ़, दे से देवास, भी से भिंड, याद रखिएगा। और एसटी कितनी सीट आरक्षित है? 6 सीट आरक्षित है। एससी कितनी याद रखिए, कौन कौन से, कैसे याद रखेंगे? आरके एसडीएम है बैतूल में, कैसे याद रखेंगे? आरके एसडीएम है बैतूल में। आर से याद रखना रतलाम, के से याद रखना, खंडवा मत कर देना, खरगोन, खरगोन। यस से याद रखना शहडोल। डी से याद रखना आरके एसडीएम है बैतूल में। डी से याद रखना धार। या यम से याद रखना मंडला। और बैतूल से याद रखना बैतूल। ठीक है, याद रहेगा क्या? तो बैतूल, सॉरी, आर से क्या है? रतलाम, खरगोन, शहडोल, धार, मंडला, बैतूल। ठीक है, इस चीज को आपको दिमाग में याद रखना है। तो सारे पॉइंट आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें अपन ने देख ली। अब देखो, अच्छा वो भौगोलिक परिदृश्य थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। अब यहां का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा जाए। देखो, भारत कहां पे स्थित है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? भूमध्य रेखा। और ये क्या है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। और ये क्या है? मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखें यहां पे, ये जो कर्क, यहां पे भारत की स्थिति, ये क्या है? देशांतरी रेखा। ठीक है, ये क्या है? देशांतर रेखा, ध्यान रखिए। और भारत कहां पे स्थित है? यहां पे स्थित है, इस वाले बेल्ट में। और इसका मतलब मध्य प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आएगा, इसी वाले बेल्ट में। मतलब याद रखना, भारत कहां पे स्थित है, सॉरी, मध्य प्रदेश कहां पे स्थित है? पूर्वी देशांतर, ये क्या है? पूर्वी देशांतर, क्योंकि इधर जाने पर पूर्व देशांतर पड़ता है, ये 0 डिग्री। इसके इधर जाएंगे तो पूर्व देशांतर, और इधर जाएंगे पश्चिमी देशांतर, तो यहाँ पे है। और उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। उत्तरी अक्षांश के मध्य है, याद रहेगा क्या? तो पूर्वी देशांतर एवं उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब देखो, अक्षांश में अगर देखा जाए तो कितना? 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखिएगा। ये 21 से लेके 26 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और याद रखिएगा, देशांतर में देखा जाए 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर में क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखा जाए, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? कैसे याद रखेंगे? उत्तर में याद रखना रैना का घर है, रैना, जो सुरेश रैना खिलाड़ी ना, ऐसे याद रखो, तो रैना। तो उत्तरी बिंदु कौन सा है मध्य प्रदेश का? मुरैना। क्या है? उत्तरी बिंदु मुरैना, याद रखिएगा। और दक्षिणी बिंदु क्या है? दक्षिण वाले, ऐसे याद रखो, दक्षिण में लोग बुरे बुरे होते हैं, तो बुरहानपुर। क्या? बुरहानपुर। अब पूर्व में याद रखना
पूर्व में याद रखिएगा सिंगरौली है, सिंगरौली। क्या याद रखोगे कि सिंगरौली है, ठीक है ना। पूर्व में ऐसा नहीं लग रहा सिंगरौली, दो सिंग ऐसे पूर्व की दिशा में बनी है, ऐसे याद रखो सिंगरौली। अब पश्चिम में किसका घर है, अली का घर है, तो याद रखना अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार याद रखना। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना, दक्षिणी अक्षांश मत कर देना। दूसरी चीज, पूर्वी देशांतर कितना है, याद रखना 74 डिग्री 9 मिनट से 48 डिग्री 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये सारे बिंदु हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग के कल देखिए मैक्सिमम सामान्य जानकारी यहाँ पे हो गई है। हम लोग कल से जिला वाइज टॉपिक करेंगे, जैसे कल हम भोपाल संभाग को करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ कराएंगे, एक एक चीज़ कराएंगे, ठीक है। तो जिसकी जो भी रिक्वायर होगी वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चैनल सभी लोग श्री सुंदरम एकेडमी का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है।